हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मंगलम सीरीज के इस क्लास नंबर 3 में। जैसा कि ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहली 2 क्लासों में हमने मैटर के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और आज हम जो प्रश्न लेने वाले हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी में। ग्रुप डी में ये प्रश्न आ सकते हैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट हैं, कई परीक्षाओं में आए भी हुए हैं। तो सीधा प्रश्नों पर चलते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या है। कह रहा बेटा उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ये बेटा अवस्था परिवर्तन का प्रश्न है। किसका है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का। ये बेटा किसका क्वेश्चन है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जब पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसको बेटा बोलते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। जैसे आपने क्या देखा होगा, आपने आइस का टुकड़ा देखा होगा, बर्फ। ये बर्फ का अगर टुकड़ा हमारे पास है, हम इसका टेम्परेचर क्या है बढ़ा देते हैं तो क्या होता है बेटा, ये हमें कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, जल बन जाता है। क्या बन जाता है? जल। अब इस जल को और जो है वो कर दे तो ये आपको बहुत ऊपर ऐसे दिखता है उड़ते हुए, ये वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है? वाष्प। तो बर्फ हमारा बेटा क्या है? ये ठोस है। ये हमारा जो जल है ये क्या है? द्रव है। और जो हमारी वाष्प है ये क्या है? गैस है। तो जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदले या द्रव से गैस में बदले, कभी कभी ये भी होगा बेटा गैस से द्रव में या सीधा ठोस में आएगा, तो जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो तो उसको कहते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन होते हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं और वैसा ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो प्रश्न से समझेंगे बेटा। कह रहा है उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस, इधर ध्यान दीजिए, जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में यानी सॉलिड रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। लेकिन इसमें सारी प्रक्रियाएं बेटा लिखी हुई हैं, ध्यान देंगे। इसमें सारी प्रक्रियाएं आपके सामने लिखी हुई हैं। पहला लिखा हुआ है सब्लिमेशन, इसको भी जानेंगे। इसको बेटा कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं हिंदी में? ऊर्ध्वपातन। यानी अंग्रेजी में इसको बेटा बोलते हैं सब्लिमेशन। एक एक चीज को समझ लीजिए बेटा, बहुत डिटेल में, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब बेटा कोई भी पदार्थ सीधा ठोस अवस्था से किसमें बदल जाए बेटा? सीधा ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे। अब इसका सर और सिंपल तरीके से हम कैसे याद रख सकते हैं? तो आप सबने बेटा कपूर देखा है, आपने कपूर देखा होगा, पूजा पाठ में काफी इसका प्रयोग भी होता है। कई बार आपने भी आरती की होगी तो कपूर डाला होगा। आप जो कपूर लेते हैं बेटा वो ठोस होता है। इस कपूर को जल में बदलना चाहिए, द्रव में, लेकिन ये द्रव में नहीं बदलता। जैसे आप कपूर को जलाते हैं ये उड़ जाता है भाप के रूप में, गैस के रूप में, तो ये ठोस किस में बदलता है? सीधा गैस रूप में। तो इसी को बोलते हैं बेटा सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। आपको समझ में आया होगा। जब कोई ठोस सीधे गैस अवस्था में बदल जाए तो ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो एक एक प्रश्न, एक एक विकल्प को अच्छे से बेटा ध्यान देंगे। तो सब्लिमेशन क्या है? जब कोई ठोस किसमें बदल जाए? सीधा गैसीय रूप में चेंज हो जाए ना। और बेटा डिपोजिशन क्या है? जब को इसका उल्टा, जब कोई गैसीय रूप से किसमें बदल जाए? ठोस में, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर भी है। और कंडेंसेशन क्या होता है बेटा? कंडेंसेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में संघनन। आप नाम याद कर लें, हिंदी में इसको बोलते हैं संघनन। जब कोई बेटा वाष्प से, ध्यान दीजिए, जब कोई बेटा वाष्प से किसमें बदल जाए? द्रव में बदल जाए तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। इवापोरेशन इसका हिंदी नाम है बेटा वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं इसको? वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण में क्या होता है? जब कोई द्रव सीधा किसमें बदल जाए? गैसीय रूप में बदल जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। तो आपको याद रखना है उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही
ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसको डिपोजिशन कहते हैं। अगर सब्लिमेशन पूछ ले तो ठोस से गैसीय में, कंडेंसेशन पूछ ले तो वाष्प से द्रव में, और इवोपरेशन पूछ ले तो द्रव से गैसीय अवस्था में। होप सो आपको ये चारों विकल्प समझ में आए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। बेटा आपको बहुत पहले ये चीज पता है और आप जानते भी हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां रासायनिक अभिक्रिया होती। जैसे सर हमारे पास क्या है बेटा, हम मान लेते हैं हमारे पास दूध है और इसमें हमने क्या कर दिया, नींबू मिला दिया। अब हमने नींबू जब मिलाया तो थोड़ी देर के बाद दूध फट गया और ये क्या बन गया, दही बन गया। अब दही हमारा नया पदार्थ है। अब क्या दही को हम पुनः दूध और नींबू में अलग कर सकते हैं? नहीं अलग कर सकते। तो जब कोई नया पदार्थ बनता है तो वहां पर होती है रासायनिक अभिक्रिया, और ऐसे परिवर्तन भी क्या कहलाते हैं? ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो अवस्था में परिवर्तन। भैया अवस्था में परिवर्तन तो हुआ, पहले हमारे पास दूध था और नींबू था, अब हमारे पास दही है। ठीक है। रंग में भैया जब दूध को नींबू मिलाया गया तो दही बना, और दूध दही से तो डिफरेंट होता है तो यहाँ पर रंग भी बदला। ठीक है। गैस का उत्सर्जन, बिल्कुल गैस का उत्सर्जन हुआ, ये सभी। तो इसमें चौथा विकल्प जो है ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग में बदलाव हुआ और गैस का उत्सर्जन हुआ। तो इसका विकल्प नंबर चौथा जो है वो बिल्कुल सही है। और ध्यान दे बेटा, आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 को जो एग्जाम हुआ था उसमें शिफ्ट नंबर सेकंड में प्रश्न पूछा भी गया था। तो इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न ध्यान पूर्वक आराम से देखेंगे, आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी ऐसे प्रश्नों से। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बहुत ही सरल प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? अच्छा बच्चा एक बार यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। परिवर्तन को दो प्रकार से हमने आपको बताया है पहली ही क्लास में। एक होता है बेटा क्या, भौतिक परिवर्तन, कभी नहीं भूलेंगे और इससे बहुत एग्जाम में प्रश्न आते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान पूर्वक देखेंगे स्क्रीन पर और जो गुरुजी बात बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो, क्योंकि पॉइंट्स में भी नंबर एग्जाम में आप कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसको करने के पश्चात आप उस पदार्थ को उस रूप में दोबारा न प्राप्त कर पाए, ऐसा परिवर्तन कैसा होता है? ऐसा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या है? जिसमें पदार्थ की अवस्था तो बदले लेकिन द्रव्यमान में कोई अंतर ना पड़े और उसको पुनः आप प्राप्त कर लें। जैसे इसका उदाहरण आप समझते हैं ना बेटा, बल्ब का जलना। क्या? बल्ब का जलना। अच्छा, आप बल्ब को जलाओगे, थोड़ी देर के बाद फिर से बंद कर दोगे, फिर से जला लोगे, तो परिवर्तन तो हो रहा है, एक बार बंद हो रहा है, एक बार जल रहा। लेकिन ऐसा थोड़े है कि कोई नया पदार्थ बन गया या उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ अपनी अवस्था को बदल देता है, फिर आप पुनः उसे उस रूप में नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे बेटा क्या, दूध से दही बनना। अच्छा, एक बार दूध से दही बन गया तो क्या दही से को फिर से दूध बनाया जा सकता है? नहीं। तो ऐसा परिवर्तन कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो है जिसमें, अच्छा मान लीजिए आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, अब कागज को आपने फाड़ दिया, कागज को फाड़ दिया तो वो अलग दो टुकड़ों में हो गया। अभी आपके पास एक टुकड़ा था, आपने उसको फाड़ दिया, अब आपके पास दो टुकड़े हो गए। अब दो टुकड़े तो आपके पास हो गए, तो क्या इन्हें पुनः आप उस रूप में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। जोड़ देंगे तो फिर उसी तरीके से हो जाएंगे। तो ऐसा परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन। कागज का जलना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके पेपर में। कागज का फटना बेटा, क्या? फटना या फाड़ना आप बोल सकते हो बेटा। और लेकिन अगर कहीं आपने कागज को जला दिया,
कागज का जलना, तो जलने के पश्चात क्या हो जाएगा, कागज खत्म हो जाएगा, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा। तो कागज का जलना बेटा कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, जबकि कागज का फाड़ना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो होप सो आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझ में आया होगा। तो अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, यानी कि 4 विकल्प है, 3 रासायनिक परिवर्तन है, 1 भौतिक परिवर्तन है। देखिए बेटा इसमें कह रहा है पानी का बर्फ में परिवर्तन। अगर आप पानी को बर्फ बना लेंगे तो बर्फ के टेम्परेचर से आप फिर से तो पानी बना लेंगे, तो ये परिवर्तन कैसा है, भौतिक परिवर्तन है, जो कि इस प्रश्न का सही जवाब है। लेकिन और भी परिवर्तनों के नाम जान लेते हैं जो ये परिवर्तन है, और विकल्पों को भी देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का तो आपको राइट आंसर पता चल गया। लेकिन दूसरा कह रहा मानव में श्वसन। अच्छा, श्वसन में क्या करते हैं, श्वसन में इसका मतलब बेटा सिंपली हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं ना, सांस में हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, लेकिन निकालते कौन सी हैं, CO2। अब इसे यही होता तो भौतिक होता, लेकिन बदल रहा है, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है, गलत ऑप्शन हो गया। मानव में पाचन, हम खाते तो भैया हैं चावल दाल रोटी, लेकिन वो ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, तो वहां पर भी अलग निकलता है, ठीक है। तो वो पाचन जो है ये भी गलत आंसर हो जाएगा। और दूध से दही बनना आपको अभी बताया जा चुका है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। कैसा परिवर्तन है बेटा, रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, पानी का बर्फ में परिवर्तन। आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। बेटा बिल्कुल प्यार से देखें, आप एक बार में आंसर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, नेगेटिव वर्ड, ठीक है। शरीर में भोजन का पाचन, ये तो रासायनिक परिवर्तन है सर, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। दूध का दही बनना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। जल वाष्प का, जल का जल वाष्प में परिवर्तन, यानी जल का जल वाष्प में परिवर्तन, ये बेटा कैसा परिवर्तन है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। बाकी जो अगला प्रश्न है, लोहे में, अगला विकल्प है लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल का जल वाष्प में परिवर्तन। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन में अभी क्या बताया गया आपको, जब पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित करके कोई नया पदार्थ बना ले और दोबारा उस अवस्था में ना आए, तो ऐसा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो कह रहा है दूध का दही में परिवर्तन होना, ये कौन सा परिवर्तन है, यही तो रासायनिक परिवर्तन अभी बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब पहला ही ऑप्शन है, दूध का दही में परिवर्तन। ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा विकल्प शुष्क का बर्फ का सब्लिमेशन, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना, ठीक है। तो ये बेटा आपके सही आंसर नहीं है। तो दूध का दही में परिवर्तन होना, ये आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। अभी फिर से भौतिक परिवर्तन क्या है, जिसमें पदार्थ अवस्था बदलने के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाए ना बेटा। तो अंगूर का किण्वन होना, किण्वन होना बेटा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ये तो हमारा विकल्प सही नहीं है। कह रहा फलों का पकना, ये भी क्या है बेटा, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन दूध से दही जमना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बर्फ का पिघलना, अभी आपको बताया गया था, बर्फ जब पिघल जाती है तो लिक्विड में आ जाती है, और उसी लिक्विड के टेम्परेचर को फिर से बढ़ाएंगे तो बर्फ में बदल जाएगी वो। तो ऐसा परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। बेटा बहुत ध्यान पूर्वक देखें, ये ना सोचें सर ये तो बड़ा आसान है। देखिए आपका ग्रुप डी में 8/10/2018 के शिफ्ट सेकंड में भी ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है सारे प्रश्नों का। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, बर्फ का पिघलना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न, कौन सा नियम यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है।
ये भैया स्थिर अनुपात का नियम ये सर नहीं है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम ये भी नहीं है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये भी नहीं है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि बात किसकी हो रही है, द्रव्यमान की हो रही है। जैसे बेटा अब इसको समझें कैसे होता है। अगर हम यहाँ पर यहाँ पर बेटा आपको रासायनिक अभिक्रिया की बात समझाएं। हमारे पास बेटा क्या है, मान लेते हैं हम क्या ले लेते हैं, AgCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, AgCl, ठीक है। और ये हमारा परिवर्तित होता है Ag+Cl में, ठीक है। अब Cl अकेला नहीं होता, ये क्लोरीन होता है। तो देखिए अब ये अभिक्रिया आपसे हम पूछे सही है कि गलत, तो आप कहेंगे सर ये दोनों तरफ बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर Ag के 2 अणु हैं, उधर भी Ag के 2 अणु होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 Ag कर दिया। अब देखिए 2 सिल्वर के अणु इधर हैं और क्लोरीन के 2 अणु इधर हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान दोनों के बराबर होने चाहिए, अभिकारक के भी और उत्पाद के भी। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, प्रेस्टले जी ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि जो भी द्रव्यमान होता है वो अभिकारक और उत्पाद दोनों में समान होना चाहिए। और ये प्रश्न भी है कि कौन सा नियम यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। किसका है बेटा, द्रव्यमान। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी जान लीजिए, ठीक है। इसको एंटोनी लेवोजियर जी ने दिया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो एक स्थिर है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये लेवोजियर जी ने दिया था, और द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये बेटा किसने दिया था, प्रेस्टले जी ने दिया था, जो इस प्रश्न का राइट आंसर भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। अभी आपको बेटा बताए थे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसके दोनों पक्ष बराबर हों। जैसे हम बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं, हमने कहा ये हमारे पास जल है, और जल आप जानते हैं ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर इसके ऊपर हम विद्युत दे दें, क्या दे दें, विद्युत, तो जल में अगर हम विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। अब जब इस अभिक्रिया को आप देखते हैं तो हाइड्रोजन के तो 2 अणु हैं, इधर भी 2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन को जब देखते हैं तो बेटा ऑक्सीजन इधर 2 हैं और इधर 1 है, तो ऑक्सीजन नाराज हो जाएगा। ऑक्सीजन कहेगा भैया हम उधर तो 2 हैं, जबकि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि दोनों और बराबर होना चाहिए, तो हमको भी तो 2 करो सर। तो इधर हम 2 कर देंगे, यहां नहीं कर सकते, ये ध्यान रखेंगे, आगे कर देंगे। अब इधर 2 कर दिए सर जी तो भी दिक्कत हो गई। अब इधर हाइड्रोजन मुंह फुला लेगा, कहेगा भैया इधर तो हम 4 हैं, उधर तो 2 ही है, ठीक है, तो हम इधर गड़बड़ है, तो हमारे आगे इधर भी 2 करिए। तो देखिए आप 2 2 4 हाइड्रोजन इधर, 2 2 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर। अब ये बैलेंस हो गई। और बैलेंस रिएक्शन की पहचान क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। अभी आपको बताया गया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रेस्टले जी ने दिया था। और इधर वाला क्या होता है बेटा, ये आप जानते हैं अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक। और तीर के इधर वाले क्या होते हैं बेटा, उत्पाद। ये क्या है, प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट हैं। क्या है बेटा, रिएक्टेंट हैं। और रासायनिक इक्वेशन जो होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरफ, दोनों का मास जो है क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। द्रव्यमान जो है ये बराबर होना चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है, आपके आरआरबी जेई में आया था शिफ्ट 3 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। अभी इससे पहले वाला क्या प्रश्न का यहाँ पर घुमा दिया है, तो इसे बेटा क्या कहा जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण
का सिद्धांत ही कहता है कि सर ऐसे नहीं कर सकते आप कि आपने जल को लिया और इसके ऊपर आपने विद्युत प्रवाहित कर दिया। अब हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि जल में जो है उसका जो है केमिकल फार्मूला H2O होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हम जब इसको विद्युत देंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, लेकिन ये सर रासायनिक समीकरण सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि देखिए प्रश्न कह रहा है एक रासायनिक अपक्रिया के दौरान अपक्रियाओं के उत्पादों के द्रव्यमान का योग परिवर्तित रहता है, यानी बराबर होना चाहिए। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है। तो ऐसे करोगे आप, तो जब ऐसे करोगे तो हाइड्रोजन मुंह फुला लेगा, भैया इधर हम 4 उधर हम 2 ही, ठीक है। तो इसके आगे 2 कर देंगे तो 2 2 4, अब 2 ऑक्सीजन ये। तो ये बेटा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, ठीक है बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, या आप इस जगह पे आप क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत दिया है, नियम कहो ये चीज, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ मास। बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ग्रुप डी में आया हुआ है, शिफ्ट 3rd में। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? ठीक है बेटा, इन निम्नलिखित में वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को, अभी हमने बताया था एंटोनी लेवोजर, इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, ठीक है। लेकिन जोसेफ प्रोइस्ट जी ने, इन्होंने क्या दिया है? स्थिर अनुपात का नियम दिया है। क्या दिया है? स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। बॉयल जी आपके आदर्श गैस समीकरण से संबंधित रखते हैं। जैक्स चार्ल्स, इन लोगों ने गैसीय अवस्थाओं पर अपने नियम दिए हैं। तो जोसेफ प्राउस्ट इस जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले विकल्प पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? जी ये प्रश्न है, इस प्रश्न को जरा ध्यान पूर्वक देखेंगे। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। थोड़ा सा जी, अगले इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं, निश्चित अनुपात के नियम है बेटा, और इस बार के एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है, ठीक है। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखें बेटा, ये प्रश्न ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड पर, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। कह रहा है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। जी ये बिल्कुल सही चीज है, ठीक है बेटा। रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही बात है। इस विकल्प के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। जी सर, यही इस विकल्प का सबसे राइट आंसर है। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार यही बताया गया था कि जो रासायनिक पदार्थ में तत्व होंगे वो सदैव अभिकारक और उत्पादक दोनों में बराबर अनुपात में होंगे, और उनका द्रव्यमान जो है वो फिक्स्ड होगा, वो निश्चित होगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर इस विकल्प, इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान पूर्वक देखिए। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? ये हमारा कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहता है? द्रव्यमान। इसमें स्थिर अनुपात का नियम देखकर आप नहीं टिक कर देंगे क्योंकि द्रव्यमान की बात हो रही है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 38 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह के नियम के साथ सहमति में है?
ठीक है। ये बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जो भी तत्व एक साथ आते हैं उनमें जो द्रव्यमान होता है वो एक दूसरे से संहति अनुपात में होता है। तो इसका सही जवाब आपका क्या है, यहाँ रोक दीजिए। बेटा इस प्रश्न को देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 38 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह नियम के साथ सहमति में है। बेटा ये क्वेश्चन विवादित रहा है जेई के पेपर में। कहां पर? रेलवे में जो जेई का पेपर होता है वहां पर यह विवादित हुआ था। वहां पर पारस्परिक समानुपात को लेकर और ये लगातार अनुपात को लेकर, इन दोनों में जो है काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था। तो आयोग ने इसको लगातार समानुपात माना था। तो इस प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 38 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह नियम के साथ है। तो ये लगातार समानुपात, ये आयोग ने इस विकल्प को सही माना था। तो लगातार समानुपात इस विकल्प का, इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा आपको अमोनिया का सूत्र पता है मेरे लाल, NH3, ठीक है। जोसेफ प्रेस्टले जी ने इस अमोनिया की खोज की थी। ये जल में अति विलेय होती है, काफी तीक्ष्ण गंध वाली ये जो गैस है। आप जब रेलवे स्टेशनों पे जाते हैं या आपने अपने टॉयलेट बाथरूम में जिस गैस का अनुभव किया होगा वो आपकी कौन सी गैस होती है? अमोनिया होती। और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो अणुभार होता है वो 14 होता है और हाइड्रोजन 3/1। तो इसका जो अनुपात आता है वो बेटा 14:3 आता है। क्या आता है? 14:3। जी हाँ, तीसरा विकल्प आपका, दूसरा विकल्प बी नंबर विकल्प आपका पूरी तरीके से सही है। अमोनिया को ध्यान रखेंगे, ये बेटा जल में अति विलेय और काफी तीक्ष्ण गंध वाली गैस है अमोनिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा क्या है। अगला प्रश्न है CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको बेटा क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना, ठीक है। CaO ना, ये क्या है? बिना बुझा चूना है, ठीक है। क्या है? बिना बुझा। प्रश्न कह रहा है CO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात है। तो भैया ये कैल्शियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। कैल्शियम का होता बेटा 40, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो अब अनुपात को आप बटे के रूप में भी रख सकते हैं ना, 40 बटे क्या? 16, ठीक है। तो 8 दूना 16, 8 पंच 40, ठीक है। तो हमारा विकल्प जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 5:2। क्या ये राइट आंसर है? जी पहला ही राइट आंसर है, 5:2। समझ में आई बात बेटा आपको? ठीक है। जब आप रेशियो को ऐसे लिखते हैं A/B में, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? A/B के रूप में। और ये हमारा कितना था बेटा? देखिए कैल्शियम का 40 था और ऑक्सीजन का कितना था? 16 था, ठीक है। तो इसको आप 40/16 करेंगे तो 8 पंच 40 और 8 2 16, तो यानी 5/2 यानी 5:2 इस विकल्प का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। अच्छा, ये इस प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। कह रहा है पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो पानी में बात करें तो 1:8, जबकि अगर जल के अनुपात का बात करें, ठीक है, ये H2O, तो ये 2:1 होता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन कह रहा है पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं, तो 1:8 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बेटा अमोनिया और H2 के द्रव्यमान में हमेशा अनुपात में होते हैं, ठीक है, हमेशा अनुपात में होते हैं। इस प्रश्न को जरा ध्यान पूर्वक देखेंगे बेटा। अमोनिया का भी आपको सूत्र बताया गया था। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3,
ठीक है। और नाइट्रोजन का आप जानते हो कितना होता है 14, और हाइड्रोजन का क्या होता है 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 14:3, क्या हो जाएगा 14:3। तो 14:3 जो है बेटा वो आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। अब ये बेटा प्रश्न की सीरीज जो है इसको कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो आपका परमाणु, जो आपका पदार्थ चैप्टर चल रहा है, इसमें जो परमाणु संरचना है उसमें डाल्टन का, रदरफोर्ड का, बोहर जी का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इनको मॉडल बताएंगे, फिर इस पर आधारित अगली क्लास में 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू टू वॉचिंग इट। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ इन्हीं प्रश्नों के साथ, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। थैंक यू टू वॉचिंग इट।